पालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। if they wish to take action. जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले की जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपी है। सीजेआई इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज यशवंत वर्मा उस वक्त चर्चा में आए जब उनके सरकारी आवास से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने की खबर सामने आई। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को प्रयागराज में हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की। मध्य प्रदेश की रीवा यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 8 अगस्त 1992 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में रजिस्टर हुए। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट मेंबर के रूप में शपथ ली थी। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यभार संभाला। 2006 से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त होने तक स्पेशल काउंसिल भी रहे। प्रदेश के चीफ जस्टिस काउंसिलिंग के रूप में भी कार्य किया। 14 मार्च को होली वाली रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा तब घर में नहीं थे और किसी काम से दिल्ली से बाहर गए थे। उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल एक टीम को जज के घर भेजा। इसके बाद मीडिया में खबरें आई कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया। इस बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कोलिजियम की बैठक बुलाई। इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले की जांच सौंपी गई। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जस्टिस वर्मा के तबादले पर फैसला लिया जाना है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि मामले में एक नया ट्विस्ट आया। तब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को कोई नकदी नहीं मिली। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने कहा, 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 2 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जिसको काबू करने में फायर फाइटर्स को 15 मिनट लगे। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने घटना की सूचना पुलिस को दी। हमारे अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर अथवा भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार में आरोपी न्यायमूर्ति को स्थानांतरित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ये निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट को तोड़ने की मंशा को प्रदर्शित करता है, लेकिन बार एसोसिएशन ऐसा कदापि होने नहीं देगा। उसका कर्तव्य आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना है। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है?
करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहाँ अगर होती है, उनका स्वागत यहाँ होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं, तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे ने कहा कि यशवंत वर्मा पर आरोप लगाया गया है, उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। ये हमें मीडिया से पता चला है। बार किसी भी कीमत पर उन्हें यहाँ स्वीकार नहीं करेगा। हमने 24 मार्च को दोपहर 1 बजे एक आम सभा बुलाई है, जिसमें हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी वकीलों से बात करेंगे और हम इसका कड़ा विरोध करने जा रहे हैं। ऐसा है कि अभी जो हम लोग को जानकारियां मिली सोशल मीडिया से, हमारे कुछ कलीग जो दिल्ली में रहते थे उन्होंने बताया कि कुछ अखबारों में ये खबर छपी कि, और वैसे बहुत सारे मीडिया हाउस में ये खबर तैर रही है कि एक माननीय जज साहब के घर पे आग लगी। जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उसमें उनको वहां से कैश, बहुत बड़ी मात्रा में एक कैश जो है वो एक अलमारी से बरामद हुआ। और इस पर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम बुलाई गई और उस कोलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफर पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। हमारा इस पर सख्त ऐतराज है। हमारा ये कहना है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पर पोस्टेड थे, वो यहाँ से जा चुके थे ऑलरेडी, उनकी अपनी स्वैच्छिक रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था और वो यहाँ पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है, हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? और आगे क्या है? हमारी ये रणनीति है। हमने इसमें मंडे को 1 बजे हमने जनरल हाउस बुलाया है। हम उस 1 बजे हम उसमें फैसला लेंगे। अगर हमारे साथी अधिवक्ता तैयार होते हैं तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने जा रहे हैं। सोमवार को 1 बजे। मैं विक्रांत पांडे, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का महासचिव। हेलो सर, इंटरव्यू नया इंटरव्यू चल रहा, कोई बात नहीं। ये जी सर। जज साहब कौन थे? ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी के ऊपर ये लगा है चार्ज। उनके घर से मिला है कैश और काफी बड़ी मात्रा में मिला है। ये ऐसा पता चला है, जो मीडिया की खबरों से हमें पता चला है। हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया की खबरों से यही हमें जानकारी है। आगे इसमें क्या? बार इसमें उनको किसी कीमत यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बार का अपना फैसला है और यही इसी पे हम लोग निर्णय ले रहे हैं। 24 तारीख को 1 बजे जनरल हाउस बुला करके, और उसमें बाकी साथी, हमारी कार्यकारिणी ने तो ये डिसाइड कर लिया है, लेकिन हम पूरे अपने जनरल हाउस बुला करके बाकी अधिवक्ता साथियों के साथ, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी अधिवक्ता साथी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग एक निर्णय लेंगे और इस पर हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने जा रहे हैं। दिल्ली
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद उन्हें उनके पैतृक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम की सिफारिश पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसे बहुत गंभीर करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे देश के वरिष्ठ परिषदों और वकीलों ने पहली बार व्यक्त किया है। ये वर्षों से चल रहा है। अब समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है। नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर मुद्दा है और पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद भ्रष्टाचार बढ़ा है। First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action on it. I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the Collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the Collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने का मामला राज्यसभा में भी उठाया। जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ से अनुरोध किया कि वे इस विषय पर कुछ टिप्पणी करें। रमेश ने सभापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग से जुड़े नोटिस की भी याद दिलाई। दिल्ली में जज के आवास से नकदी मिलने के मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यदि ये किसी राजनेता के साथ होता है तो वो तुरंत निशाने पर आ जाता है। ऐसे ही किसी नौकरशाह या उद्योगपति के मामले में भी तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है। इसीलिए एक ऐसी प्रणालीगत प्रतिक्रिया आवश्यक है जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मैं सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करूंगा और सत्र के दौरान उनकी सहमति से किसी संरचित चर्चा के लिए एक तंत्र खोजूंगा। श्री एनीथिंग particular? Sir, this morning, Please, one second, mic. this morning we have read about a shocking. Anything particular? Sir, this morning, Please, one second, mic. this Yes. morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. Honorable members, I am seized of a representation
by 55 members of this House, and I have taken all necessary steps to get their verification. First mail was sent to all of them, and the good thing is most of the members have responded positively, helping me perform my duty. Some members are yet to do. A mail reiterating the same has been sent to them. I have taken all procedural steps, but I must share with you one concern that is engaging my attention. Of the 55 members who signed the representation, a member's signature appears on 2 occasions, and the member concerned has denied his signature. Now, I do not wish to get into this act which may graduate to culpability to a higher level. If the number is above 50, I will proceed accordingly. Therefore, most of the members have cooperated. Those members who have not done so far may please do it in response to the second mail sent to them. Then the process will not be delayed at my level even for a moment. Coming to the second aspect, the Leader of the House is not here. I had the occasion to reflect in a very focused manner that what appears in the Indian Constitution has to emanate first from our founding fathers, and then any change effected whatsoever has to be sanctified by the Parliament, and in some cases by 50% of state legislatures, and then finally it gets constitutional sanction with the Honorable President signing it under Article 111. And therefore I had pleaded with the Leader of the House that the House needs to know that Constitution, which according to this directive holds the field today. You all will recollect if the mechanism which was passed by this House with near unanimity, with no dissension, only one abstention in Rajya Sabha, all political parties converging, going in for the initiative of the government. I wish to find out the status of that which emanated from Indian Parliament, made sacrosanct by endorsement of 16 state assemblies in the country and signed by the Honorable President under Article 111 of the Constitution. That historic legislation endorsed by this Parliament with unprecedented consensual support unknown to parliamentary history of this country dealt with the Malays very severely. If the Malays had been dealt with, perhaps we would not have countenanced such kind of issues. What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with Leader of the House and Leader of the Opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session, subject to their agreement. So what about today's news, sir? I said last, I discussed with them. We have, fortunately, the House is blessed with Leader of the House, who is also President of the ruling political party, Leader of the Opposition, who is also the President of the main opposition party. So with these two very distinguished people being present in the House, I am sure their counsel and others will also come, and then I'll discuss some structured discussion. संविधान
संविधान लागू होने के 75 साल बाद तक अभी किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। अब देखना होगा कि आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। If they wish to take action.